स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 16 मेरी मदद करो, मैं नहीं कर सकती। बहादुर सिंह अपने बिस्तर पर लेट हुए इधर उधर से चादर को पकड़कर खींच रहा था और नींद में चिल्ला रहा था। शायद वो कोई डरावना सपना देख रहा था और वो इस समय पसीने से लथपथ था और बिस्तर पर लेटा हुआ चिल्ला रहा था। उसके कमरे में मोमबत्ती की धीमी रोशनी आ रही थी और इस समय बहादुर सिंह बहुत बुरी हालत में लग रहा था। तभी कोई उसके कमरे की खिड़की से अंदर आता है, जिसने इस समय काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो आज भी पहले की ही तरह हसीन लग रही थी। चंद्रिका अपने पैरों की पायल की आवाज करते हुए बहादुर सिंह के पास जाकर उसे देखने लगती है। उसे इस हालत में देखकर उसका दिल भी दुख रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो कुछ देर उसी के पास बैठ गई और बहुत प्यार से उसका सर सहलाने लगी। इस समय उसके चेहरे पर केवल प्रेम के भाव थे और ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो उसका सर बड़े ही प्यार से सहला रही थी कि तभी बहादुर सिंह डर कर अपनी नींद से जाग गया और वो हौंफने लगा। इस समय सच में वो बहुत डरा हुआ था और उसको ऐसी हालत में देखकर चंद्रिका को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो इस मामले में कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। इसलिए वो पानी का गिलास बहादुर सिंह को देती है, जिसे वो लेकर एक ही घुट में सारा पानी पी लेता है और वो अभी भी हाफ रहा था। बहादुर सिंह ने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि चंद्रिका उसके पास बैठी हुई है। कुछ देर तक बहादुर सिंह खुद को शांत करता है और फिर उसकी नजरें चंद्रिका पर जाती है और उसे अपने सामने देखकर वो पता नहीं बहुत खुश होता है, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है, तुम यहाँ। जिस पर चंद्रिका उसके हाथों से गिलास लेकर रख देती है और फिर कहती हैं, तुमने संदेश भेजा था, माफ करना, मैं कुछ जरूरी काम कर सही थी तो आ नहीं पाई। उसकी बात सुनकर बहादुर सिंह जल्दी से कहता है, कोई बात नहीं, तुम अब आ गई काफी है, वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जिस पर चंद्रिका बिना कुछ कहे बड़े आराम से वहां बैठ जाती है और उसे आराम से बैठा देखकर बहादुर सिंह कहना शुरू करता है, क्या तुम जानती हो, बहुत सारे शैतानों और उनकी शैतानी ताकतों की सेना ने हम पर और हमारे देश पर हमला कर दिया है। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि। जिस पर चंद्रिका बहादुर सिंह की बात बीच में काटते हुए कहती हैं, तुम जानना चाहते हो क्या इन सब में हम या हमारी सेना शामिल हैं? उसकी बात सुनकर बहादुर सिंह हाँ में अपना सर हिलाता है। हाँ, मैं यही जानना चाहता हूं कि कहीं ये हमला तुम्हारे साम्राज्य का तो नहीं है? उसकी बात सुनकर चंद्रिका खड़े होकर कहती हैं, नहीं, इसमें ना ही हमारे साम्राज्य के लोग शामिल हैं और ना ही ये हमला हमारे साम्राज्य ने कराया है। मुझे भी इस बारे में पता चला, तब से अब तक मैं इसी बात का पता लगा रही हूँ कि आखिर ये आय कहाँ से है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो शायद ये नर्क की सेना है, क्योंकि अगर इस संसार में कोई हमारे सैनिकों जैसे सैनिक या सेना रखते हैं वो सिर्फ नर्क के ही हैं। ये कहकर वो वही बैठ जाती है और उसकी बात सुनकर बहादुर सिंह खुद से कहता है, नर्क की सेना? और फिर वो चंद्रिका की तरफ देखकर कहता है, आखिर ये यहाँ क्यों आए हैं, इन्हें यहाँ क्या काम? उसकी ये बेकार की बातें सुनकर चंद्रिका कहती हैं, वो नर्क की सेना है और नर्क में वहाँ खाना पीना नहीं है, इसलिए शायद ये लोग वहाँ से बाहर आ गए। लेकिन ये वहाँ से बाहर आए कैसे, क्योंकि वहाँ तो बहुत ताकतवर सुरक्षा कवच लग हुआ था। आखिर उसे किसने हटाया और कैसे, क्योंकि उसे बनाने और हटाने दोनों ही विद्या बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। अब ये किसने किया? ये कहकर वो एक गहरी सोच में डूब जाती है। उसे इस तरह सोचता देख बहादुर सिंह कहता है, क्या तुम जानती हो कि हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? क्या हम उन्हें मार दे? और उसकी बात सुनकर चंद्रिका कहती हैं, हम उन्हें नहीं मार सकते, हमें कैसे भी करके उन्हें नरक में वापस डालना होगा। उसकी ये बात सुनकर बहादुर सिंह जल्दी से चंद्रिका का हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? वहीं उनकी बात सुनकर चंद्रिका कहती हैं, नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? बहादुर सिंह आशा भरी नजरों से उसे देख रहा था। जिस पर चंद्रिका कहती हैं, मैं सच में इस युद्ध में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, चाहे तुम मुझसे मेरे जान ले लो, लेकिन मैं इस बार मजबूर हूं। क्या ये मजबूरी हमारी दोस्ती से भी बढ़कर है? जिस पर चंद्रिका कोई जवाब नहीं देती, लेकिन बहादुर सिंह फिर कहता है, चंद्रिका, मेरे पूरे देश का सवाल है, लाखों लोगों की जिंदगी और बहुत से बच्चों के भविष्य का सवाल है। कृपया करके बस आखिरी बार मेरी मदद कर दो। इस मदद के बदले तुम जो कहोगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी भी करने के लिए तैयार हूं। कृपया करके मेरे देश को तबाह होने से बचा लो। मैं जानता हूं तुम सब कर सकती हो, तुम उन्हें रोक सकती हो, मैं विनती करता हूं। उसकी ये सब बातें सुनकर चंद्रिका दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है और कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैं शायद इस बार तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। ये कहकर वो वही खड़ी रहती है और उसकी ऐसी बात सुनकर बहादुर सिंह गुस्से से कहता है, क्या यही तुम्हारा प्यार है? हाँ, झूठा है तुम्हारा प्यार, अगर सच्चा होता तो तुम मुझसे यूं मुंह ना फेरती हैं। ये सब कहते समय बहादुर सिंह की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो फिर कहता है,
तुमने मुझे धोखा दिया, आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तब तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे लगता था भले ही तुम डेमन प्रिंसेस हो लेकिन शायद तुम्हारा प्यार तो सच्चा होगा, लेकिन नहीं, तुम झूठी हो और तुम्हारा प्यार भी निकल जाओ, मैं तुम्हें कभी देखना भी नहीं चाहता। नहीं है जरूरत मुझे तुम्हारी, मैं खुद अपने देश को बचा लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अपना मुंह मोड़ लेता है। उसे अपने सीने में बहुत दर्द हो रहा था, जैसे कुछ टूट रहा हो। आवाज नहीं थी लेकिन आज बहुत कुछ टूट चुका था। कुछ देर तक बहादुर सिंह ऐसे ही एक जगह खड़ा रहता है और फिर वो जब मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं था। वो फिर धीरे से खुद से कहता है, वो फिर बिना कुछ कहे चली गई। ये कहकर वो जमीन पर गिर जाता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी हो। उसे अपने अंदर खालीपन महसूस हो रहा था और उसकी आंखें बस बहे जा रही थी। उसकी आंखों का पानी रुक ही नहीं रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्यों उसे इतना दर्द हो रहा है, क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कुछ टूटकर बिखर रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। बहादुर सिंह 2-3 घंटे वहां बैठकर रोता है और फिर वही सो जाता है। उसे आज ये नींद भी अच्छी नहीं लग रही थी और वो ना चाहकर भी रोते हुए सो गया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से जंगल में जानवरों की गुर्राने की आवाज आ रही थी और ये आवाज बहुत भयानक थी। अगर कोई आम इंसान इनकी आवाज सुनकर वहीं मर जाए, लेकिन फिर भी इस खतरनाक मौत के जंगल में एक लड़की जो अपने लंबे काले बालों को संवार रही थी, इस समय वो अपने काम में लगी हुई थी। उसकी काली मोटी मोतियों जैसे आंखें और हल्के गुलाबी होंठ, ऊपर से उस पर वो हरे रंग का लहंगा बेहद सुंदर लग रहा था। उसके एक हाथ से वो अपने बालों को संवार रही थी, वहीं दूसरे हाथ से वो बहादुर सिंह की तस्वीर देख रही थी। वो उस तस्वीर को देखते हुए कहती हैं, से खूबसूरत मर्द, तुम कुछ ही दिनों में मेरी बाहों में होंगे। ये कहकर वो बहादुर सिंह की तस्वीर को अपने होठों में चूम लेती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। हा हन है। वहीं उसके पास में उसका एक साथी खड़ा था और वो उसे कहता है, मेरी रानी, हमने केशव देश की बहुत सारी जगह अपने कब्जे में ले ली है। अब जल्द ही ये पूरा देश हमारे हाथों में होगा। हाँ, और फिर होगा मेरा सपना पूरा। ये कहकर वहीं पास में से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है, जो दिखने में बूढ़ा जरूर था लेकिन उसके सफेद बाल देखकर कोई भी कह सकता है कि वो बहुत कुछ जानता है। मेरी रानी, कर मैं उस शेर सिंह से बात करने जाऊंगा और उसे अपनी बातों में फंसा लूंगा और फिर आप उस बहादुर सिंह के साथ संभोग कर लेना और हम उसकी बलि दे देंगे। बस हमारे लोग वो तलवार ले आए, फिर हमारी जीत और इतने सालों का सपना पूरा होगा। ये कहकर वो एक अजीब सी हंसी हंसने लगता है। ये खुशी की नहीं, एक डरावनी हंसी थी और उसके साथ उसके सभी साथी भी हंसने लगते हैं और उनकी इस भयानक हंसी से पूरा जंगल कांप उठता है। वहां के सभी जंगली जानवर डरकर पहले ही भाग चुके थे और कुछ डरकर अपने बिलों में छुपे हुए थे। वो लोग किसी राक्षस से कम नहीं लग रहे थे। 17 ये कैसा सौदा। सुबह के 5 बज रहे थे। बहादुर सिंह एक झटके से अपनी नींद से उठ जाता है। वो इस समय पसीने से नहाया हुआ था और उसका शरीर भी कांप रहा था, लेकिन फिर वो कुछ देर तक शांत रहकर खुद को शांत करता है और जाकर ठंडे पानी से नहाकर आता है। इस समय उसे रात की सारी बातें याद आ रही थी। उसका दिल टूट रहा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रिका ने उसे धोखा दिया हो और यही सोच सोच कर उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे अपने अंदर खालीपन लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके अंदर से उसका दिल निकाल दिया और वो इसी तरह अपने ऊपर ठंडा पानी डालने जा रहा था और उसकी आंखें बहे जा रही थी। जब वो ये करके थक जाता है तो वो बाहर आकर अपने कपड़े पहनकर वहां चला जाता है और वो बगीचे में से होते हुए अपने माता पिता के पास जाता है। वो दोनों वहां बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे और वो जब बहादुर सिंह को देखते हैं तो उन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा लटका हुआ था। उसकी माँ उसकी ये हालत देखकर बता सकती थी कि उसका बेटा कल रात बहुत रोया है और ये सब देखकर उन्हें भी बुरा लगता है। बहादुर सिंह अपने माता पिता को एक प्यारा सी मुस्कान देता है और वहां बैठकर खाना खाने लगता है। वो तीनों जानते थे हालात क्या है और उन्हें हिम्मत नहीं हारनी और वो सब कुछ ठीक करके रहेंगे। ये सब वो तीनों चाहते थे। खाना खाने के बाद बहादुर सिंह की माँ उससे कहती हैं, बेटा क्या तुम ठीक हो? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बहादुर सिंह एक मुस्कान के साथ जवाब देता है। वहीं उसके पिता कहते हैं, ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो हम समस्याओं के बारे में विचार करते हैं और आज उनका मंत्री भी आने वाला है और उससे बात करके शायद हम इस युद्ध को टाल सके। वैसे क्या तुमने उस राजकुमारी से बात की? क्या वो हमारी मदद कर सकती हैं? अगर वो हमारी मदद करेगी तो हम ये जंग जरूर जीत जाएंगे। ये कहकर वो बहादुर सिंह की तरफ देखते हैं। हाँ पिताजी, उसका खत मेरे पास आया था। उसने बताया कि वो कहीं फंस गई है, इसलिए वो शायद नहीं आ पाएंगी। अगर समय रहा तो वो जरूर आएगी। ये कहकर वो अपने पिता को झूठ बोल देता है, जिस पर उसके पिता कहते हैं, ठीक है, वैसे भी वो एक डेमन प्रिंसेस है, उसके पास भी तो बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। उनके पीछे बहादुर सिंह भी चला जाता है। आज चंद्रिका ने उसका भरोसा तोड़ा है। उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। ये सब सोचते सोचते वो दोनों दरबार में जा पहुंचे।
सब लोग अपनी जगह अपने सिंहासन पर बैठ गए और आगे की सुरक्षा योजना बनाने लगे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को राजधानी में शरण दे दी और सबको भोजन भी दे दिया, लेकिन फिर भी खतरा अभी टला नहीं था। दुश्मन वहीं था और वो कभी भी हमला कर सकता है। सब लोग इस बारे जानते हैं। एक मंत्री उठकर पूरे जोश के साथ कहता है, हमारे राजा बहादुर सिंह बलवान है, महावीर है, क्यों ना वो उन दुश्मनों से युद्ध करे और उन्हें मारकर भगा दे। बहादुर सिंह भी अपने पिता से इस बारे में बात कर ही रहा था कि तभी उसे एक बात याद आती है जो चंद्रिका ने उसे बताई थी। इसलिए बहादुर सिंह कहता है, पिताजी, ये कोई मामूली योद्धा नहीं है, ये नर्क की सेना है और ये बहुत घातक होती है। इनके हथियार भी हमसे अलग होते हैं। नर्क की सेना का नाम सुनकर सब डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास में पढ़ा था कि इस पूरे संसार में केवल दो ही सेना है जिन्हें हराना बहुत मुश्किल है। एक तो वो जो डेमन लॉर्ड की है, या कहें तो वो जो डेमन की है, वहीं दूसरी सेना नर्क की। ये दोनों बहुत ताकतवर है। सब ने ये भी पढ़ा था कि जो ओल्ड डेमन लॉर्ड थे उन्होंने ने ही नर्क के दरवाजे बंद किए थे और नर्क की सेना को हराकर उसमें कैद किया था, और उस समय के बाद डेमन सबसे ज्यादा ताकतवर हो गए, लेकिन ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये तो आराम से अपने लैंड में रह रहे हैं। लेकिन अब इतने सालों के बाद आखिर कैसे ये नर्क की सेना बाहर आए और क्यों? क्या इनका कोई गलत इरादा है? ऐसी बहुत सी बातें हो रही थी जब उन्होंने सुना कि वो नर्क की सेना है। कुछ देर तक बातें करने के बाद महाराज और राजा वहां से चले जाते हैं और वो एक कमरे में जाते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले एक सैनिक ने बताया कि यहाँ वो मंत्री आ चुका है और आप दोनों से मिलने का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर राजा और महाराज दोनों वहां वहीं बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी थोड़ी कमर मुड़ी हुई भी थी, लेकिन फिर भी वो कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर राजा और महाराज दोनों जाकर उसके सामने बैठ जाते हैं और वो भी बड़े ही आराम से उनका अभिवादन करता है। जब वो तीनों वहां आराम से बैठ जाते हैं तब महाराज बड़े ही आराम से उनसे कहते हैं, मोदी, क्या आप बता सकते हैं आखिर क्यों आप हमारे छोटे से देश को निशाना बना रहे हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? हमारा देश इतना बड़ा हमला नहीं झेल सकता। उनकी बातें सुनकर वो बूढ़ा मंत्री कहता है, महाराज, हम आपको या आपके इस छोटे से देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम क्या करें? हमारी रानी को आपका बेटा पसंद आ गया है और वो इन्हें चाहती है, इसलिए हम आपके इस देश के पास आए। हमें लगा आप हमें इतनी आसानी से तो इन्हें दोगे नहीं, तो हमने दूसरा रास्ता अपनाया। ये कहकर वो मंत्री बड़ी की कुटिल मुस्कान देने लगता है। उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ये व्यक्ति कितनी कुटिल बुद्धि का है। उसकी ये बातें सुनकर राजा कहता है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह आप हमारे इस देश को अपनी उसी भयानक सेना से बचा सकते हैं? आप जो चाहें हम वो आपको दे सकते हैं, लेकिन आप हमारे देश को छोड़ देंगे? उसकी बात सुनकर वो मंत्री मुस्कुराकर कहा है, हाँ जरूर राजा बहादुर सिंह जी, ये हो सकता है, बस आपको अपने आप को हमारी रानी को सौंपना होगा और उससे बाद आपका ये देश सुरक्षित रहेगा। ठीक है, मैं खुद को आपकी रानी को सौंप दूंगा, लेकिन मेरे इस देश को कुछ नहीं होना चाहिए। आप मुझे वचन दीजिए। बहादुर सिंह बिना किसी भाव के कहता है, क्योंकि उसका दिल पहले ही टूट चुका है और अब उसके साथ क्या होगा उसे इसकी कोई फिक्र नहीं। वहीं उनकी बात सुनकर वो मंत्री ये कहकर कि वो ये खुशखबरी अपनी रानी को बताना चाहता है और वो उनकी बातें याद रखेगा, कहकर वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद महाराज अपने बेटे की तरफ देखकर कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम उस नर्क की रानी को खुद को सौंप दोगे? क्या तुम जानते हो इसके बाद क्या होगा? उन्हें उसकी चिंता थी और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इतना बड़ा कदम उठाए, लेकिन उनकी बात सुनकर बहादुर सिंह कहता है, पिताजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन इससे हमारा देश तो सुरक्षित हो जाएगा। उसकी बात सुनकर महाराज फिर कहते हैं, बेटा मेरी बात समझो, एक मुसीबत को टालने के लिए दूसरी मुसीबत मत बुलाओ। क्या तुम भूल गए कैसे जब तुम महामंत्री रामप्रताप की बेटी से शादी कर रहे थे तब उस राजकुमारी ने क्या किया था? क्या तुम फिर से वही करना चाहते हो? आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर बहादुर सिंह वहां से चला जाता है। उसे जाता देख महाराज अपने मन में कहते हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन इतना पता है कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये कहकर वो भी वहां से चले जाते हैं। 18 चंद्रिका की मजबूरी। बहादुर सिंह जो वहां से अपने कमरे की तरफ जा रहा था, उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। वो खुद से कहता है, अगर मैं उस नर्क की रानी से शादी करूंगा तो क्या वो आएगी? लेकिन अचानक एक दूसरे आवाज आती है, नहीं वो नहीं आएगी। फिर पहली आवाज कहती है, क्यों नहीं आएगी? वो मुझसे प्यार करती है, मुझे कैसे किसी और का होने दे सकती है? वो जरूर आएगी। फिर पहली आवाज कहती है, नहीं वो बिल्कुल नहीं आएगी। क्या तुम भूल गए कैसे रात को उसके तुम्हें मना किया, तुम्हारा भरोसा तोड़ा? क्या तुम्हें अब भी उस पर भरोसा है? फिर दूसरी आवाज कहती है, हाँ है, आखिर बहुत बार उसने तुम्हें बचाया, वो जरूर इस बार भी आएगी, देख लेना। वो दोनों आवाजें जो बहादुर सिंह के अंदर से आ रही थी आपस में लड़ रही थी। इन दोनों की इस लड़ाई को सुनकर बहादुर सिंह जोर से चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाओ तुम दोनों, अब कुछ नहीं कहोगे और आएगी या नहीं ये बस समय और उस पर निर्भर करता है। ये कहकर वो वहां चला जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
वहीं उनकी ये बातें जो उसने उस बुढ़े मंत्री से कहा, उसकी ये सारी बातें उसके पिता अपनी पत्नी को बता देते हैं और कहते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन आज मुझे पहली बार उसका ये फैसला इतना गलत लग रहा है कि मैं इसे अभी रोक दूं, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा, जिस पर महारानी ने कहा, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है, कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। ये कहकर वो अपनी पति के सीने पर अपना सर रख लेती है। वो ना चाहते हुए भी रो रही थी और महाराज ये सब देखकर खुद को मजबूर समझ रहे थे। उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अभी सब कुछ शांत था। बात करने का संदेश मिलने पर नर्क की सेना भी कुछ देर के लिए रुक गई, क्योंकि ये उनकी रानी का आदेश था। वहीं दूसरी तरफ वो मंत्री जब अपनी रानी के पास पहुंच तो उसने बड़े ही खुशी के साथ कह, रानी जी वो मान गया, वो खुद मान गया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, अब आप बनेगी अमर और सबसे शक्तिशाली और मैं बढ़ाऊंगा अपनी उम्र में, फिर से अपनी जवानी में आ पाऊंगा। ये कहकर वो हंसने लगा और उसकी बात सुनकर रानी जो वहीं अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी वो कहती हैं, हाँ अब हमारा इतने सालों का सपना पूरा होगा, वो पवित्र आत्मा अब हमारा होगा, हम बनेंगे अपराजित और कोई भी हमें नहीं हरा पाएगा। और ये कहकर वो सब पागलों की तरफ हंसने लगते हैं। उनकी हंसी गूंज रही थी। फिर कुछ देर हंसने के बाद वो बुढ़ा मंत्री कहता है, रानी जी वो चाहते हैं इसके बदले में हम उनका देश छोड़ दें। जिस पर वो रानी कहती हैं, ठीक है, शादी और हमारे मकसद तक छोड़ देते हैं, फिर तो ये पूरी दुनिया हमारी होगी, तब तक छोड़ देते हैं उनके देश को। ये कहकर वो फिर से हंसने लगते हैं जैसे वो उन सब का मजाक बना रहे हो। वो फिर कहते हैं, पागल इंसान, हाँ सब के सब पागल हैं, मौत से सौदा कर रहे हैं, मरेंगे सब के सब। ये कहकर वो सब हंसने लगते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका अपने महल में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर अनगिनत घाव थे जिनसे उसका पूरा बदन ढका हुआ था। उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी। चंद्रिका बहादुर सिंह से मिलकर आने के बाद से होश में नहीं आई है। उसकी हालत बहुत खराब है। तभी कमरे में चंद्रिका के पिता आते हैं। वो भी अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देखना चाहते। उन्हें भी बहुत दुख था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। फ्लैशबैक शुरू। जब चंद्रिका बहादुर सिंह से मिलकर जब आ रही थी तब उसने देखा कि जंगल से कुछ अजीब आवाज आ रही है, तो वो उस तरफ चली गई। उस समय उसे नहीं पता था कि वो आज जिस जंगल से गुजर रही है ये वही जंगल है जहां नर्क का दरवाजा है। चंद्रिका को भी अपने दादाजी की तरफ एक प्योर ब्लड डेमन है, इसलिए वही है जो नर्क का दरवाजा बंद कर सकती है। फिर से जब वो उस आवाज वाली जगह पर पहुंची तब उसने देखा वहां एक लाल कपड़े पहना व्यक्ति नर्क का दरवाजा खोल रहा है, और ये देखकर वो हैरान हो गई। वो ये सब रोकना चाहती थी, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। कुछ ही देर में वो दरवाजा खुल गया और उसमें से नर्क की सेना बाहर आ गई। उन्हें देखकर चंद्रिका समझ गई कि ये नर्क की सेना है, और ये देखकर उसने उन पर वार कर दिया। लेकिन उस समय वो अकेली थी और उसके सामने लाखों नर्क के योद्धा जिन्होंने उस पर वार कर दिया वो भी नहीं जानते थे कि आखिर यह है कौन। लेकिन चंद्रिका उन्हें पहचान गई थी, जिससे वो ये बात तो समझ गई कि अब सब पर बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इसलिए उसने वहां से निकलकर वो सीधा अपने पिता के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। नर्क की सेना का नाम सुनकर वो भी चिंतित हो गए, और वो भी जानते थे कि ये कितने खतरनाक है, और इसलिए उन्होंने भी अपनी सेना तैयार कर दी उनसे लड़ने के लिए। लेकिन चंद्रिका ने उन्हें ये नहीं बताया कि वो उनसे लड़ चुकी। वहीं जब चंद्रिका अपने पिता से बात करके जब अपने कमरे में जा रही थी तब वो अपनी मां से मिली और उन्हें उसके घाव के बारे में पता चल गया था कि वो घायल है। वहीं उसके बाद चंद्रिका बार बार नर्क की सेना से लड़ती रही। उसके पिता ने उसे बता दिया था कि वो ही इन्हें वापस नर्क में भेज सकती है। तब से चंद्रिका इसी काम में लगी हुई है, लेकिन वो हर बार घायल हो जाती है, और ऐसे ही करते करते आज वो यहाँ पहुंच गई। जब वो दोबारा बहादुर सिंह का पत्र मिलने के बाद उससे मिलने गई तब वो जानती थी कि आखिर वो उससे चाहता क्या है, लेकिन वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि डेमन लैंड की सरहद पर भी नर्क की सेना और उनके लाखों सिपाही खड़े थे। साथ ही डेमन लैंड के भी सैनिक खड़े थे और उनका नेतृत्व राजकुमारी चंद्रिका कर रही थी। इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकती थी, और वो इतनी घायल थी कि उसके पूरे शरीर पर बस घाव के ही निशाना थे। उसे अब तक होश नहीं आया था और वहाँ हालात बेकाबू हो रहे थे। फ्लैशबैक खत्म। चंद्रिका की मां उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की, किस तरह लेटी हुई है, अब तो ये कुछ कह भी नहीं रही। तुम चिंता ना करो भाग्यवान, तुम्हारी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं है, ये डेमन है, तुम जानती हो वो हर मुश्किल से लड़ सकती है। ये कहकर सम्राट उन्हें समझाते हैं। तभी एक सिपाही आकर कहता है, सम्राट की जय हो, एक जरूरी खबर है राजकुमारी के लिए। क्या खबर है, हमें बताओ, सम्राट उस सिपाही से कहता है। जिस पर वो सिपाही उनकी बात मानते हुए कहता है, सम्राट केशव देश के राजा बहादुर सिंह शादी कर रहे हैं, और वो भी नर्क की रानी से 2 दिन बाद। ये कहकर वो सिपाही वहां से चला जाता है, और उसकी बात सुनकर कर सम्राट कहते हैं, ये शादी नहीं हो सकती, वो राजा एक पवित्र और पावन आत्मा है, अगर उसने उससे शादी की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
और ये कहकर वो अपनी परेशान के साथ वहां से चले जाते हैं। अपने पति की ये हालत देखकर उनकी पत्नी और चंद्रिका की मां भी एक बार अपनी बेटी को देखकर वहां से चली जाती है। च19 चंद्रिका के अंदर का डेमन। जब वो सिपाही बहादुर सिंह की खबर सम्राट को देकर चला जाता है और सम्राट व उनकी पत्नी भी वहां से चली जाती है, उनके जाने के कुछ देर बाद चंद्रिका धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसके सारे शरीर में दर्द हो रहा था, वो बिस्तर पर बैठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो वहां बैठ जाती है और खुद ही बड़बड़ाती है तो वो अपने देश को बचाने के लिए उस रानी से शादी कर रहा है। और ये सोचकर वो थोड़ा दुखी हो जाती है, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उसे कुछ याद आता है और उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में बहुत खतरनाक चीज आई है। वो फिर उसी मुस्कान के साथ कहती हैं, तो उसे मेरे प्यारे से शादी करनी है, और वो भी मान गया। लगता है उन्हें किसी का डर नहीं है। चलो, अगर वो दोनों ही ये करना चाहते हैं तो मैं उन्हें अपनी तरफ से एक बेहद खूबसूरत तोहफा दूंगी। और ये कहकर चंद्रिका अपने बिस्तर से नीचे उतरती है, जो देखकर कुछ दास दासियां उसके पास आने को होते हैं, लेकिन जब वो चंद्रिका के चेहरे के भाव देखते हैं जो इस समय बेहद खतरनाक थे, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं, और सब उसे देखकर ही कांप रहे थे, और वो आगे आने की बजाय 2 कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता था और वो भी चंद्रिका के हाथों सब उससे बहुत डरते थे और सब बस दूर से ही उसे देख रहे थे। चंद्रिका अपने बिस्तर से उतरती है तो उसके शरीर के घाव की वजह से वो लड़खड़ाने लगती है, लेकिन फिर जब वो गिरने वाली थी तब वो खुद को संभालती है और उठकर खड़ी हो जाती है और अपनी एक नज़र उस कमरे में खड़े लोगों पर डालती है, जिससे सबकी नज़रें नीचे झुक जाती है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चंद्रिका को देख भी सके, और ये देखकर चंद्रिका बेहद खतरनाक तरीके से मुस्कुराती है, क्योंकि अब उसके अंदर का डेमन स्माइल विद हॉर्न्स जाग चुका है, जो बहुत भयानक है। फिर वो अपनी नज़रें फेर कर कमरे से बाहर चली जाती है और कोई उसे नहीं रोकता, क्योंकि सब डरे हुए थे। चंद्रिका वहां से एक गुफा में चली जाती है और गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। जब जब लोग ये देखते हैं कि उनकी राजकुमारी जा चुकी है तो वो एक गहरी राहत भरी सांस लेते हैं, और फिर उन्हें अपने सम्राट की याद आती है, तो वो सब दौड़ते हुए उनके पास जाकर उन्हें सारी बात बता देते हैं कि क्या हुआ और कैसे राजकुमारी कहीं चली गई। जब उसके पिताजी ये सब बातें सुनते हैं तो वो थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन फिर मुस्कुराने लगते हैं, जिस पर सम्राज्ञी कहती हैं, क्या हुआ, आप मुस्कुरा रहे हैं? हमारी बेटी कहीं चली गई है और आप मुस्कुरा रहे हैं क्यों? मैं जानता हूँ भाग्यवान कि तुम्हें उसकी फिक्र है, मुझे भी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? और अब वो बुरी तरह से दुखी हुई है तो वो जरूर कुछ ऐसा करेगी जिससे ये समस्या, ये मुसीबत दूर हो जाएगी। ये कहकर वो उसे समझाते हैं और वो भी ना चाहते हुए भी शांत हो जाती है और वही बैठ जाती है। आज का दिन उनके लिए बहुत दुख भरा था। सम्राट फिर कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन जो उस लड़के ने किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसने उनकी बात मानकर खुद को मुसीबत में डाल दिया है। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो अच्छा नहीं होगा। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। उनकी बातें सुनकर सम्राज्ञी भी हाँ कहकर उनके पास जाकर लेट जाती है। रात में तारे आसमान में चमक रहे थे, चांद भी अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था और चांदनी के साथ खुशी भी बिखेर रहा था, लेकिन हर जगह सिर्फ दुख था, खुशी किसी के चेहरे पर नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ बहादुर सिंह अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ था और वो काफी उदास था। वो खुद से ही सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब भी दे रहा था, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। बहादुर सिंह बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और चंद्रमा को देखते हुए कहता है, ये आज मैंने क्या किया और क्यों किया? मैंने उस रानी से शादी के लिए क्यों कहा? क्या मैं सच में खुद को उसे सौंप पाऊंगा? क्या ऐसा मैं कर पाऊंगा? फिर बहादुर सिंह खुद से ही कहता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मैं अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं जरूर खुद को उस रानी को सौंप दूंगा। वो जो चाहे वो मेरे साथ कर सकती है। हाँ, मैं ये अपने देश के लिए करूंगा। फिर उसके अंदर एक आवाज आती है जो कहती है, क्या तुम सच में किसी और के हो पाओगे जब तुम्हारा दिल उस राजकुमारी का है? क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हो? ये सुनकर बहादुर सिंह बाहर कहता है, नहीं मैं किसी से प्यार नहीं करता, और क्यों मैं उस धोखेबाज से प्यारा करूंगा? मैं नहीं करता। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो उसके दिल के दर्द को दिखा रहा है। बहादुर सिंह ऐसे ही जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और रोते हुए ही सो जाता है, और अब 2 दिन तक उसके दिन ऐसे ही बिताते हैं। उसके देश पर हमला नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं था, और बहादुर सिंह तो बिल्कुल ही बदल गया था। वो हर समय गुस्से में या फिर उदास ही रहता था, और हर पल उसे ऐसा लग रहा था मानो वो मर रहा हो। उसे लगा था जब ये खबर चंद्रिका को मिली होगी तो वो जरूर गुस्सा हुई होगी, वो उदास हुई होगी, लेकिन नहीं, ये उसके साथ क्या हुआ? उसने तो उसे एक बार भी बात नहीं की, कोई मैसेज नहीं भेजा। अब बहादुर सिंह दुखी था और उसे चंद्रिका पर गुस्सा आ रहा था। उसके अंदर हर रोज एक जंग चल रही थी, और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते जिसमें सब अशांत थे। वहीं इन 2 दिनों में राजा बहादुर सिंह और नर्क रानी की शादी की तैयारियां चल रही थी। पूरा महल सजाया गया था। हर जगह खुशी तो नहीं थी, लेकिन फूलों की सुगंध जरूर थी। सब इस विवाह से उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये विवाह आने वाली तबाही को रोक देगा। राजा बहादुर सिंह इन दिनों ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताते थे। वो बाहर तभी आते थे जब कोई जरूरी काम हो।
और देखते ही देखते ये 2 दिन विवाह की तैयारियां में बीत गए। Ch20 केशव देश में नर्क रानी का आगमन। विवाह का दिन। आज केशव देश फूलों से सजा हुआ था। सब लोग वही खड़े थे, लेकिन कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि राजा बहादुर सिंह उस नर्क रानी से शादी करे। लेकिन इस बारे में वो कर भी क्या सकते हैं जब उनके देश को बचाने की ये आखिरी उम्मीद है। वहीं राजा बहादुर सिंह जो अपने लाल आंखों के साथ उठता है, वो पूरी रात रोया था, जिससे उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो उठकर नहाने के लिए जाता है। आज उसकी शादी है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है जैसे आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, सब कुछ खत्म तो हो ही जाएगा जब मैं उस रानी से शादी कर लूंगा। ये सब सोचते हुए ही वो अपने चेहरे पर पानी मार रहा था। उसे अपने और चंद्रिका के पल याद आ रहे थे, इसलिए वो खुद को ना चाहते हुए भी हिलाने लगता है और खुद से कहता है, बहादुर सिंह, तुझे ये करना होगा, अपने देश के लिए भूल जा उस धोखेबाज को। ये कहकर वो नहाकर बाहर आता है। वहां उसके विवाह की पोशाक रखी हुई थी, जो सुनहरे गोल्डन रंग की थी, जिस पर मोर का बहुत सुंदर चित्र बना हुआ था और वो बेहद आकर्षक लग रहा था। बहादुर सिंह तैयार होता है और खुद को शीशे में देखता है। वो आज भी सबसे ज्यादा आकर्षक पुरुष लग रहा था, लेकिन उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी। वो जब खुद को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू टपक जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। फिर दरवाजा खुलता है। ये देखकर बहादुर सिंह अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाकर अपने माता पिता को देखता है। महारानी बहादुर सिंह को देखकर कहती हैं, बेटा तू ठीक है? जिस पर बहादुर सिंह मुस्कुराकर कहता है, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? जिस पर वो दोनों ही मुस्करा देते हैं। महाराज इन्हें देखकर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, क्या तुम तैयार हो? वो लोग आ चुके हैं और वो सब तुम्हें देखना चाहते हैं और हमें उनसे कुछ जरूरी बात भी करनी है शादी से पहले। हाँ पिताजी, हमें पहले ही सब कुछ करना होगा, वरना उनका नहीं पता वो हमें कब धोखा दे दे। ये सब बहादुर सिंह ने बेहद शांति से कहा था। उसकी आंखों में आज कोई डर नहीं, बल्कि एक निडरता दिख रही थी। वहीं जब बहादुर सिंह की माँ उसे ऊपर से नीचे तक देखती है तो वो कहती हैं, देखिए क्या लग रहा है मेरा बेटा सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा सुंदर। जिस पर महाराज भी कहते हैं, ये बात तो सही कही तुमने, हमारा बेटा है तो बहुत सुंदर, तभी तो नरक की रानी और डेमन प्रिंसेस दोनों ही इससे शादी करने के लिए तैयार हैं। लगता है तुम्हारी बहुत सारी बहुएं आएंगी। ये कहकर वो वहां का माहौल थोड़ा खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं उनकी बातें सुनकर महारानी हंसते हुए कहती हैं, ये तो सही कहा, लेकिन मैंने उस नर्क की रानी को देख है, अगर मजबूरी ना होती तो मैं अपने बेटे की शादी उनकी जगह उस राजकुमारी से कराती। भले ही वो डेमन प्रिंसेस है, लेकिन कितनी सुंदर है वो रानी, तो उसके आसपास भी नहीं। वैसे भी वो कितनी प्यारी है, उसकी आंखें, बाप रे। ये कहकर वो मुस्कुराने लगती है और उनकी ये बातें सुनकर वो दोनों उसे देखने लगते हैं। लेकिन फिर कुछ सोचकर महारानी उदास होकर कहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम्हें ना चाहते हुए भी उस नर्क की रानी से शादी करनी पड़ेगी। वो कितनी शैतान है, पता नहीं मेरे बेटे का क्या करेगी। ये कहते हुए वो राजा बहादुर सिंह के चेहरे को अपने हाथों में रखकर देखने लगती है। वहीं उनकी बातें सुनकर बहादुर सिंह कुछ भी नहीं कहता। फिर एक सिपाही आकर कहता है, महाराज की जय हो, सभी अतिथियां आ गए हैं और आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो सिपाही वहां से चला जाता है। उसकी बात सुनकर बहादुर सिंह अपने पिता से कहता है, चलिए। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन फिर उसकी माँ उसे रोक कर कहती हैं, बेटा क्या तू सच में ये शादी करेगा? जिस पर बहादुर सिंह रुक कर कहता है, माँ हम कुछ और नहीं कर सकते। इतना कहकर वो अपने माता पिता के साथ वहां से चला जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड में सम्राट अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे और उनके पास उनका महामंत्री खड़ा हुआ था, जो अपने कमरे लचका रहा था, साथ में अपने हाथ भी, और वो कुछ परेशान भी लग रहा था। सम्राट अपनी तलवार को साफ कर रहे थे और तिरछी नजर से अपने मंत्री को देखकर इशारा करते हैं कि सुना क्या मनहूस खबर लाया है? महामंत्री कहता है, सम्राट ये एक जरूरी खबर है, आज केशव देश के राजा की शादी है नर्क की रानी के साथ। ये कहकर वो अपनी कमर को फिर से मटकाने लगता है, जिस पर सम्राट गुस्सा होकर कहते हैं, पहले तू एक जगह खड़ा हो जा और स्त्री की तरफ मटकना बंद कर, और रही शादी की बात तो ये शादी नहीं होगी। लेकिन क्यों सम्राट? वो फिर से मटकते हुए कहता है। जिस पर सम्राट कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलता है, तभी एक जोर की आवाज होती है, धड़ाम धूम धूम धाम धाम। ये आवाज सुनकर महामंत्री अपने कान बंद कर लेता है और सम्राट मुस्कुराते हुए कहते हैं, महामंत्री ये रहा तुम्हारे सवाल का जवाब। जिसे सुनकर वो कुछ समझ नहीं पाते, इसलिए वो पूछता है, इससे आपका क्या मतलब सम्राट? तभी एक सिपाही आकर कहता है, सम्राट की जय हो, राजकुमारी बहुत गुस्से में बाहर गई हैं। ये कहकर वो सिपाही वहां से चला जाता है और उसकी बात सुनकर महामंत्री कहता है, सम्राट क्या राजकुमारी इस विवाह को रोकेगी? सिर्फ विवाह ही नहीं, बल्कि इस तबाही को भी वही रोकेगी।
ये कहकर वो हंसने लगते हैं और फिर से अपनी तलवार साफ करने लगते हैं। उनकी ये बात सुनकर महामंत्री भी अपना सर खुजलाने लगता है और तभी सम्राज्ञी भी वहां आ जाती है, जिन्हें पहले से ही सब पता था, लेकिन फिर भी वो परेशान थी, जिसे सम्राट शांत करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ नर्क रानी बेहद खुश थी। आज उसने लाल खून के रंग का जोड़ा पहना हुआ था और वो बेहद सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी, क्योंकि आज उसकी इतने सालों का मकसद पूरा होने वाला है। आज उसकी शादी एक पवित्र पावन आत्मा से होने वाली है और इसके बाद वो इस संसार की सबसे ताकतवर शैतान बन जाएगी। यही सब सोचकर वो खुश हो रही थी। इस समय वो केशव देश में बैठी हुई थी। उसकी आंखें चारों तरफ बस बहादुर सिंह को देख रही थी। तभी उसकी बुरा मंत्री उठकर महाराज, जो अभी अभी वहां पहुंचे थे, उनके पास जाकर कुछ बात करते हैं और फिर वो सब तैयार हो जाते हैं। तभी वहां बहादुर सिंह आता है, जो इस समय बेहद आकर्षक लग रहा था और उसे देखकर नर्क की रानी की नजरें तो उस पर से हट ही नहीं रही थी। वो दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं। बहादुर सिंह खुद को मजबूर करता है कि वो उसके पास जा सके। वहां जाकर नर्क की रानी बहादुर सिंह से कहती हैं, तुम बहुत सुंदर हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। जिस पर बहादुर सिंह धीरे से शुक्रिया कहता है और वही उसके पास मंडप में बैठ जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वो पहले वर पूजा करते हैं। ये सब बेहद अच्छा लग रहा था। बाहर नर्क की सेना खड़ी थी और अंदर विवाह चल रहा है। बहादुर सिंह जब अग्नि को देखता है तो उसमें उसे चंद्रिका का चेहरा दिखता है। उसे वो दिन याद आता है जब चंद्रिका ने उससे प्रेम प्रस्ताव दिया था। फ्लैशबैक शुरू। बहादुर सिंह 18 साल का था और वो बहुत मासूम और सुंदर था। वो एक दिन अपनी तलवार से तलवारबाजी के कुछ पैंतरे कर रहा था और उसे करने में वो इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे 5-6 शिष्यों ने घेर लिया। और उन्हें देखकर बहादुर सिंह रुककर उन्हें देखने लगता है। वो लोग बहादुर सिंह से कहते हैं, क्या तुम चंद्रिका के दोस्त हो? जिस पर बहादुर सिंह हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है और वो सब मिलकर उसे पिटने लगते हैं। उनकी मार खाते हुए बहादुर सिंह उन्हें बीच में रोककर कहता है, तुम सब मुझे मार क्यों रहे हो? क्या चंद्रिका ने मेरे भाई को मार? उनमें से एक जवाब देता है, जिस पर बहादुर सिंह कहता है, तो फिर चंद्रिका को। उसकी बात सुनकर एक कहता है, क्या हम उसे नहीं मार सकते और तुम उसके एकलौते दोस्त हो? ये कहकर वो उसे पिट देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एक शिष्य ये खबर चंद्रिका तक पहुंचा देता है कि कुछ शिष्यों ने मिलकर बहादुर सिंह को मारा है और फिर चंद्रिका उन्हें बहुत मारती है और उन्हें भी बहादुर सिंह की तरह चिकित्सा कक्ष में भर्ती करवा देती है। फिर एक दिन बहादुर सिंह जब जंगल से जा रहा था, जब उसे चंद्रिका की आवाज आती है, जो दर्द से कराह रही थी, और उसकी आवाज सुनकर बहादुर सिंह उसे खोजते हुए जब उस स्थान पर पहुंचा तो चंद्रिका जमीन पर बैठी हुई थी और उसके पैरों से खून बह रहा था। बहादुर सिंह बिना कुछ सोचे उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे चिकित्सा कक्ष की तरफ लेकर जाने लगता है। जिस पर चंद्रिका बहादुर सिंह से कहती हैं, तुमने आज मेरी मदद की तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। जिस पर बहादुर सिंह उसे चिकित्सा कक्ष के बिस्तर पर बैठाते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम बहुत बार मेरी मदद कर चुकी हो और ये कुछ भी नहीं है। लेकिन चंद्रिका उसकी बात नहीं मानती और कहती हैं, नहीं, मैं तुम्हें कुछ जरूर दूंगी। फिर वो कुछ देर सोचकर कहती हैं, क्यों ना मैं इसके बदले तुमसे। क्या तुमसे? हाँ, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए और वैसे भी हम दोस्त हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी चंद्रिका पीछे से चिल्लाकर कहती हैं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करूंगी। ये कहकर वो हंसने लगती है और बहादुर सिंह सदमे में चला जाता है। फ्लैशबैक खत्म। बहादुर सिंह अपने सामने जलने वाली अग्नि को देख रहा था, लेकिन उसका दिल कह रहा था, क्यों, आखिर क्यों किया तुमने? वहीं पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और सब लोग शांत थे और ये शांति ऐसी थी जो तूफान से पहले की होती है। तभी दरवाजे से कोई जमीन पर धाम की आवाज से गिर जाता है और वो इस समय खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था किसी ने बेदर्दी से उसे मारा है और वहां एक काली परछाई आती है, जिसे देखकर सब अपनी ही जगह जम जाते हैं। फिर सबको बाहर किसी की तेज हुंकार सुनाई देती है, जो किसी को भी बहरा कर दे। जमीन पर तलवार से खून टपक रहा था और सब कांप रहे थे। ये मंजर अपने आप में ही डरावना था। वहां ऐसा लग रहा था मानो समय रुक गया हो। सब अपने सामने हैरान से एक जीता जागता हैवान देख रहे थे, जो इस समय उस काले अंधेरे में खुद को छुपा रहा था। किसी के भी पैर अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे। सब भागना चाहते थे, चिल्ला चाहते थे, लेकिन आज उनकी जुबान भी उनका साथ नहीं दे रही थी। नर्क की रानी, जो खुद को शैतान समझाती थी, उसके भी हाथ नम पड़ चुके थे। वो डर से कांप रही थी, क्योंकि सामने आज पहली बार उसने शैतान देखा था। सब बस हैरान और डरे हुए थे। तभी सामने खड़े सिपाही की गर्दन कटकर उनके बीच आकर गिरती है, जिससे सामने खून बिखरा जाता है। लेकिन उस शख्स के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले, वो बिल्कुल पहले की ही तरह थे। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट जरूर करना।